Good morning, dear friends. Now it is a offline class and it is a online together, and it is actually a hybrid class. So I would like to just is a common question. It is not very such type of question which needs you reading of the textbook. A very common question कि why there is a need for rural development. Rural development की आखिर need क्यों है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. तो आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा. आरुषि सर, बताइए. रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए ओके. लिखा हुआ है। नो व्हाई यू लाफिंग आरुषि? नो. ओके. और फिर उधर एवरीथिंग इज ऑनलाइन. ये मैं जो भी मैं एडिट नहीं करता हूँ कभी भी. तो आपका जो भी सेशन होगा लाइव सेशन होता है हमारे लिए. कोई मेरा सब्सक्राइबर वो चक्कर नहीं है, इसलिए आप जो बोलिए. उधर हेल्थ केयर फैसिलिटीज सही करने के लिए, उधर की डेवलपमेंट करने के लिए, ओके. उधर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ओके. रूरल डेवलपमेंट ओके. तानिया, व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई अच्छे से हो उसके लिए, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम के लिए, और फिर हेल्थ इश्यूज, ओके. लैंड रिफॉर्म्स। ओके. और बताइए बेटा, आपका क्या? कृतिका ना? रितिका आप रितिका है ना आप? हाँ, बोलिए बेटा. रितिका. सर, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया का और मतलब क्या है? मतलब जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरिया के डेवलपमेंट से आपका मतलब क्या है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रॉपर होना, और रोडवेज वहाँ पे प्रॉपर बनाना। आरुषि, आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? आपका व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होना वहाँ पे, और हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन। ओके. अंश भट्ट के पास हम चलते हैं. अंश भट्ट, व्हाट यू से? Sir, removal of poverty through providing opportunities to the villagers and those who are unemployed. ओके. बस इतना ही है. Manish, what do you want to say on this? कि why there is a need for rural development? क्वेश्चन मेरा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है. Why? Because in India the rural areas are lagging behind in the respect of socio-economic development, so there is a need to raise the employment opportunities, infrastructure development, and all the things which are necessary for the development to bring them in a higher position, ओके. like the urban area. ओके, वेरी गुड. तो रूरल डेवलपमेंट की नीड जो है वो इसलिए है कि जो सोशियो, एक वर्ड आपने बोला कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. गेट योर पॉइंट? आपने एक वर्ड बोला, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हाँ, मतलब आपने उन सारे पैरामीटर्स की बात की जिसमें व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल है, रूरल एरिया का लाइफ स्टाइल देखो, और अर्बन एरिया का. मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे, हेलो? हाँ. ओके. तो जो लाइफ स्टाइल का जो है अंतर, लिविंग स्टैंडर्ड का अंतर है. किसी ने बताया लिटरेसी का, एजुकेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का. पॉइंट. सो वेरियस एस्पेक्ट, बिकॉज दे ऑल आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस कंट्री. वो हमारे ही देश के सिटीजन हैं. और ये अच्छा नहीं लगता है ना कि एक हैव एंड हैव नॉट्स की स्थिति बन जाए देश में. एक के पास तो एक कहते हैं ना कि एक खाते खाते मर रहा है, खाए बिना मर रहा है. हर गरीब पॉइंट. तो दो क्लास बन जाएगा. तो दो क्लास बनने के बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं. अगर आप ग्लोबल लेवल पर भी देखो तो अगर अफ्रीका अगर सफ़र कर रहा है तो उस अफ्रीका के सफ़र होने का परिणाम क्या हो रहा है? उस रूट से जाने वाले जितने भी शिप्स हैं वो सारे इनसिक्योर्ड हैं. दे ऑल आर इनसिक्योर्ड. क्योंकि वो जो आपने कहते हैं ना कोई पायरेट्स क्या कहते हो ना, चोर, समुद्री तस्कर कह लो, चोर कह लो, है ना. पायरेट्स ऑफ छोटा भीम में आपने देखा होगा, है ना. पायरेट्स बहुत हमने भी देखा बच्चे के साथ. ठीक है. तो ये मतलब ये क्या हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि जो डेवलपमेंट नहीं है, अगर डेवलपमेंट हर जगह नहीं हो रहा है तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. इसलिए ये ज़रूरी है कि रूरल डेवलपमेंट की हम बात करें. क्यों? क्योंकि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन अगर आज की डेट में भी देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आज कोविड-19 के दौर से हम गुजर रहे हैं. और इस कोविड-19 में भी देखो तो आप जब लॉकडाउन हुआ तो हमारा ध्यान किधर गया? गाँव की तरफ ही गया. अगर ये गांव नहीं होते तो आज एक प्रकार से देखो सिविल वॉर की स्थिति हो जाती ना. प्राइस कितना हुआ होता? गेट पॉइंट. ये जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो मुंबई से, दिल्ली से
मतलब वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते, भगाएंगे, लेकिन वास्तव में यही हुआ। गेटिंग पॉइंट? तो ये जितने सारी चीज़ें हुई और ये जितने सारे वर्कर्स गांव गए, उनको जो पीडीएस सिस्टम के द्वारा भोजन मिला, फ्री में भोजन मिला, मिनिमम रेट पर मिला, ये सारी चीज़ें कैसे संभव है? अगर नहीं होती तब आप इमेजिन करो देश की स्थिति क्या होती। गेटिंग पॉइंट? तो रूरल डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, ठीक है, इतनी बात तो आप सेंसिटाइज हो ही गए कि रूरल डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो हम बात करते हैं की इशूज़ इन रूरल डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा पॉइंट है। क्या बेटा? हाँ बिल्कुल जाइए बेटा, हम तो बोल ही रहे थे कि आपकी क्लास खाली हो तभी आप आना, ठीक है। ये 12th D के लिए है बेटा, इसके बाद आपका क्लास देखना है। की इशूज़ इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या की इशूज़ है आपके, इसके आप अपने नोटबुक में भी देखेंगे, साथ साथ हम पढ़ते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट। वाई ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स क्या है ये आप जानते हैं कि अब कोई भी व्यक्ति अगर स्किल्ड है, एबिलिटी है, वो प्रोडक्टिव है, हाँ, वो कैपिटल का जनरेशन कर सकता है, तो वो हम उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स जितना ही किसी भी देश का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड होगा, उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ही ज़्यादा होगा। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, चर्चा कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद वो ड्रीम ही रह गया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि जीडीपी तो माइनस में चला गया था हमारा। तो ये जितना ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे होगी जब तक कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं होगा। पॉइंट, हम इस एज में कितने प्रोडक्टिव हैं ये सोचने का प्रयास कीजिए। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछने का प्रयास कीजिए कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं। बहुत सारे लोगों के घर में ट्यूशन टीचर आते होंगे, पढ़ाते होंगे, हाँ, क्या हम अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा नहीं सकते हैं? क्योंकि हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक की पढ़ाई कर ली, 11th तक की पढ़ाई कर ली, तो क्या हम छोटे, मतलब अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि आपने अपने समय को बर्बाद किया, आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाए। हम राइट रॉन्ग? खुद क्वेश्चन पूछना है बेटा। यानी पॉइंट कि हम अपने छोटे भाई बहनों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने वो जो गोल्डन टाइम था, गोल्डन पीरियड को, उसको वेस्ट किया। हम राइट? ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स का जनरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ही, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चों को भी जानते हैं, स्टूडेंट्स को भी जानते हैं कि जो खुद भी पढ़ते हैं, फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब दे आर रियली ह्यूमन रिसोर्स। और वो चीज़ हमको इंस्पायर होना है, और पढ़ने का मतलब यही है कि हम उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। तो लिटरेसी है, मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी। फीमेल लिटरेसी पर जोर हमेशा दिया जाता है। कारण क्या है कि अगर बच्चियाँ, औरतें अगर शिक्षित हैं तो ज़्यादातर समय वो उनका कहते हैं कि पूरे सोसाइटी का जो एक्सिस है वो कहीं ना कहीं फीमेल है। घर में अगर घर व्यवस्थित है, घर अगर सिस्टमेटिक है, घर अगर प्रोग्रेसिव है, तो वहाँ औरतों की स्थिति अच्छी होगी। और औरतें जो है बच्चों के संस्कार देना, जितने भी जो क्रिएटिविटी है, वो सारी चीज़ें नेचर ने उनको दिया हुआ है। जेंट्स में भी है, लेकिन यहाँ पर फीमेल लिटरेसी का इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि वो बच्चे के सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई रहती है तो मदर ही होती है। तो इसलिए वो फीमेल लिटरेसी को हर समाज में एक विशेष स्थान दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि हम कितना भी कुछ सब कुछ कर लें, जैसे बच्चे की छोटी सी आदत है मुंह में उंगली डालना, छोटी सी बात है, अब उसकी वजह से क्या होगा, बीमारी होगी, डॉक्टर के पास जाएगा, अननेसेसरी आपका एक्सपेंडिचर होगा। मेरे माइंड, तो सैनिटेशन और हेल्थ के प्रति हम कॉन्शियस हैं। आज कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जानते हो किस वजह से बीमार हो रहे हैं, अपने केयरलेस एटीट्यूड की वजह से। कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम जानते हुए भी केयरलेस, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ठीक है, केयरलेसनेस का जो एटीट्यूड है वो हमको ज़्यादा डैमेज कर रहा है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करने की सरकार भी कह रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं, इसके बाद भी हम जब दोस्तों के बीच दोस्तों से बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर पा रहे। ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, कोई चीज़ हैंडल पकड़ते हैं, बस में आते हैं, कहीं भी आते हैं, कहीं भी खड़े होते हैं, इसके बाद उस हाथ की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हो, लेकिन इसके बाद भी हम उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है। तो सैनिटेशन बार बार हमको बोलने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, और ख़ासकर वहाँ जो गांव का एरिया है, जो वहाँ वास्तव में लोग इलिटरेट हैं, क्योंकि वो अपने मूलभूत समस्याओं में ही इतने उलझे हुए हैं कि वो उससे आगे सोच ही नहीं पाते बेचारे। आर्गेटिव पॉइंट,
हम तो केयरलेस एटीट्यूड वाले लोग, लेकिन वो उनके पास सुविधाएं नहीं है इसलिए वो उनकी स्थिति है। तो दोनों के मतलब मिस्टेक्स कह लो, दोनों के जो इल बिहेवियर कह लो, दोनों को हम एक सिस्टम पर उसको मेजर नहीं कर सकते। दोनों में हमको डिफरेंस करना पड़ेगा। दोनों की परिस्थितियाँ, मतलब वो समझ लो कि एक गलत राह पर चला जा रहा है, ट्राइबल एरिया का बच्चा गलत राह पर चला जा रहा है, और एक शहरी एरिया का बच्चा गलत राह पर जा रहा है, तो हमको ट्राइबल एरिया के बच्चे सिंपैथी होगी, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, भूख से मर रहा है, सब वो कहीं मतलब कुछ ले रहा है। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इस तरह के डिस्टिंक्शन को समझने की ज़रूरत है, तभी आप अच्छे पॉलिसी मेकर बन सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ वेरी मच रिलेटेड विद द फार्मर्स लाइफ। आप लैंड रिफॉर्म्स के क्या मेजर हो सकते हैं, इसकी चर्चा हमने पहले भी किया था। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड की बात हो सकती है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स में हम लैंड सीलिंग एक्ट की बात हो सकती है, इसमें हम रेवेन्यू सिस्टम की बात हो सकती है कि किस तरह का रेवेन्यू सिस्टम होना चाहिए क्लास में मैनेज करना, ठीक है। तो ये रेवेन्यू सिस्टम हमारे पास कौन कौन से थे? हाँ हिमांशु जी बोलिए बेटा, आपका नाम क्या बेटा? हाँ सक्षम बोलिए बेटा, सक्षम। हाँ चलिए हिमांशु और सक्षम से पूछते हैं कि हमारे पास लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन कौन से थे। बोलिए सक्षम, बोलो बेटा। ये हम लोग फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, एम आई राइट? फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं ना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। बोलो बेटा, पढ़ चुके हैं ना? चलिए बोलिए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम नहीं मालूम है? चलिए हम किससे जानेंगे। अंकित बोलो बेटा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन कौन सा है? देखो ये है पढ़ाई, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भूल गया, कितना बेसिक क्वेश्चन है। यस 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 प्रिंस कुमार, तुम्हारा नाम पूछते पूछते मैं परेशान हो गया। 3-4 बच्चों को फ़ोन किया कि वो लड़का कौन था, एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बताइए, क्लास नोट से पढ़ रहे हो क्या बेटा? नो, बुक से हमेशा पढ़ो, बुक रीडिंग करो। ये बुक जो है क्या नाम है इसका? सुभाष डे, एक्सटेंशन ऑफ एनसीईआरटी है, ध्यान रखना। इसलिए इसमें जो इंफॉर्मेशन बहुत सारे टू द पॉइंट है। बताइए लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन कौन सा लैंड रेवेन्यू? रिया शर्मा के पास चलते हैं। रिया शर्मा तो वो बताइए। जमींदारी वाला ना कि हम नहीं जानते हैं, बताइए। सर कि हम सिर्फ उतनी लैंड्स को कम ऑक्यूपाई कर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बोलिए कौन कौन सा है लैंड रेवेन्यू सिस्टम? जमींदारी वाले ना सर? हम नहीं जानते, बोलो। सर जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम कौन कौन सा जमींदारी सिस्टम था? इसको और भी बोलते हुए याद नहीं आ रहा। कौन बताएगा? कनिष्ठ बताओगे? कौन बताएगा? कोई अंश आरसी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हाँ जमींदारी, रैयतवाड़ी, ये सब। लगान जमींदारी। देखो ये होता है, इसको कहते हैं अनभ्यास विषम विद्या। अर्जुन बताएंगे बेटा। अर्जुन, मैं स्नेहा रावत के पास चलता हूँ। स्नेहा रावत बताएंगे। सर जमींदारी सिस्टम जिसमें जो जमींदार लोग होते थे, कौन कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम है? जमींदारी को आरुषि, सर एक ही बताया, जमींदारी। एक ही दिस इज अ फैसिलिटी इन ऑफलाइन, है ना? इसकी फैसिलिटी होती है ऑफलाइन में। देखो 3 तरह। हाँ अर्जुन बताएंगे बेटा। अर्जुन, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन कौन सा है? आप लोग फास्ट बता सकते हो क्योंकि बस आपके पास गूगल बाबा है ना? जल्दी बताओ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? आ रही है ना? बताओ लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन कौन से हैं? नहीं पढ़ा आपने? फर्स्ट लेसन में ही हमने चर्चा किया था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी सिस्टम। तो इसको कहते हैं अनअभ्यासे विसंग विद्या। अभ्यास के बिना विद्या विष के समान है। मतलब आपको सही समय पर सही जानकारी नहीं आप उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिए। चलिए, तो लैंड रिफॉर्म्स को हमको करने की ज़रूरत है। किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास लैंडलेस है। तो लैंडलेस का जो माइग्रेशन होता है, अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन हो रहा है, वो किसका हो रहा है? सान्या, किसका हो रहा है बेटा? ये लैंडलेस लोगों का हो रहा है, ठीक है? और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है?
अर्बन कंसंट्रेशन बढ़ता है और अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ पर रहने की स्थिति खराब हो रही है, वहाँ पर सैनिटेशन, वहाँ पर हाउसिंग, वहाँ पर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं वहाँ भी आ रही हैं। और गांव में क्या समस्याएं आ रही है कि वहाँ पर काम करने वाला वर्कर नहीं मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है वहाँ पर। सोचो, एक समस्या को उठाओ तो उसको रिलेट करने का प्रयास करो, कहाँ कहाँ आप रिलेट कर सकते हो। यही आपके दिमाग की ब्यूटी होनी चाहिए, समझ रहे हो, कितना उसको आप एलोबरेट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर का जो क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसके के पीछे ये भी एक वजह है कि द रूरल एरिया से लोग जो हैं दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम टू द अर्बन एरिया, और जहाँ पर एग्रीकल्चर हब है, चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे बिहार ले लो, वहीं से ज़्यादातर लोग माइग्रेट करते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से उतनी सुविधाएं, ये एग्रीकल्चर बेल्ट हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हुआ और इन एरियाज़ में बैकवर्डनेस आई और वहाँ के लोग क्या हुए, माइग्रेट हुए। वहाँ पर ज़मीनें थी जिनके पास, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, और ज़मींदारी सिस्टम अंग्रेज़ों के द्वारा ये लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम अपनाया गया, वो आज़ादी के बाद भी उसमें बहुत सारा चेंज नहीं आ पाया, समझ रहे हो। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हैव लैंड लॉर्ड जो थे, हैव नॉट जिनके पास लैंडलेस थे, उनका लैंडलेस का माइग्रेशन हुआ। पंजाब, हरियाणा, इधर उधर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहाँ भी जाना था वो लोग भागे, ये पॉइंट। और ऐसे ही लोग ये लॉकडाउन में, ऐसे ही उनके परिवार के लोग, ऐसे ही लोग जो है, जो माइग्रेशन आपने देखा होगा टीवी पर, ये वही लोग हैं कि जो जिनके यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, और अपने एरिया में वो काम उनको नहीं मिलता है, रोज़गार, वोकेशनल एजुकेशन का अभाव है। तो इस तरह के हमको गांव में भी इस तरह की सुविधाओं को डेवलप करने की जरूरत है। और मैं बताऊं, गांव में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। जिन बच्चों को जॉब की तलाश है, वो बच्चे जो परेशान होते हैं किसी के यहाँ, मैं एक बीटेक वाले में एक परसों संडे को मैं गया था, विजिट किया था मैंने एक ऑफिस में, समझ रहे हो, मैंने कल बताया था, क्या कल चर्चा किया था आपको, ठीक है। तो वहाँ मैं विजिट किया, तो ही वॉज अ बीटेक इंजीनियर। वो बीटेक इंजीनियर की जॉब उसने छोड़ दी और उसने कहा कि मैं दूसरे के यहाँ 12-15 घंटे काम करता हूँ, वाई आई शुड नॉट बिकम द एम्प्लॉयर। और उसने कहा नोटबुक बनाने की मशीन को वो अपने यहाँ इस्टेब्लिश, कानपुर में वो इस्टेब्लिश करना चाहते। मैं भी गया था, मैं एक्सपीरियंस लेने गया कि और क्या किया जा सकता है, या और 2-3 लोग थे। तो मेरा मानना कि ही इज़ वेरी राइट। मैंने कहा कैसे मैनेज करोगे, मैंने उसका इंटरव्यू थोड़ा सा लिया कि कैसे करोगे, तो उसने बताया कि मैं 12 घंटे इंजीनियर हूँ, मैं 12 से 15 घंटे काम कर सकता हूँ। मेरी बात बिल्कुल सही है, मैं दूसरे क्या काम करता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ, मैं दिन में मार्केटिंग करूँगा, बीटेक हूँ, नॉलेज है, स्किल है, अंग्रेजी हिंदी सब कुछ बोल सकता हूँ आसानी से, लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ। और रात में मेरा समय है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, शुरू में खुद करूँगा, जब बिजनेस बढ़ जाएगा तो क्या करूँगा कि किसी को रख लूँगा, आर्गेटिंग, हाँ ठीक है, वर्कर लगा देंगे, ठीक है। तो देखो मैं ये क्या करूँ, मैं आपको ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हम लोग के अंदर का जो एंटरप्रेन्योरशिप, आप बिजनेस स्टडी में पढ़ते हो एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप का अभाव है, जिसकी वजह से हम लोग अपने को अनस्किल्ड बनाए हुए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार को, सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं। ऐसे ही बैठना चाहिए, है ना, गेट योर पॉइंट। तो इस चीज़ को समझना है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है गांव में विशेषकर, क्योंकि गांव में तो आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हमने उसको टैप ही नहीं किया अभी तक। वी हैव नॉट यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ द विलेजेस, जिसे हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है गाँव में जिसको हम जानते ही नहीं हैं। हमारे पास खेत है, साथ में आप बी कल्चर भी कर सकते हो। आप खेत में काम करने वाला किसान, कुछ नहीं करना, बी कल्चर थोड़ा सा एक ट्रेनिंग लेना है, 6 घंटे 8 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है, बैठ के घर में और उसको मशीन को लगा दिया, उसमें कुछ सेंट वगैरह आते हैं, उसको लगा दिया, मधुमक्खियाँ आ जाएंगी आपके घर में, जगह जगह उसी खेत में फ्लोरिकल्चर भी थोड़ा थोड़ा कर लिया, वहाँ ही फूल आएंगे। और भी जो प्लांट्स होते हैं उसमें फूल तो बनते ही हैं, उन फ्रूट्स को आके फर्स्ट क्लास आपको हनी मिल जाएगा। आर्गेनिक पॉइंट, बहुत सारे इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, लेकिन हम करते नहीं। गेटिंग पॉइंट, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करें। नेट पर बैठ तो कहीं बैठ तो इसको एक्सप्लोर करें। तो लैंड रिफॉर्म्स, हमारा जो सिस्टम है लैंड रिफॉर्म्स का, उसमें फार्मर्स प्रो बनाना है। सरकारों ने किया है, हाफ हार्टेडली किया है, डर के किया है। इसमें भी बहुत सारे नेक्सस होते हैं
जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट जो पड़ना चाहिए वो इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा एलोबरेट करके बोलता हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि ये ऐसा विषय है जहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत सारे स्कोप है। हम ये मान चलते हैं कि हमारे हर बच्चे को जॉब मिले ना मिले, हाँ, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो गट्स है, वो आपको लेटर लाइफ में हेल्प करेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेसन्स को थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ। इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ ईच लोकेलिटी। ईच लोकेलिटी, जैसे हम क्लास की बात करें, हम ईच स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को डेवलप करने की बात करते हैं कि हमारा कोई बच्चा छूट ना जाए। हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं क्लास में, हम हर क्वेश्चन हर बच्चे से नहीं पूछते हैं, हाँ, उस बच्चे से पूछते हैं जिससे जहाँ पर हमें संभावनाएं नजर आती हैं, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे से हर क्वेश्चन पूछूंगा तो हो सकता है बच्चा डिमोरलाइज फील करे। हम बच्चे के पोटेंशियल को जानते हैं और उस बच्चे को उसका आंसर मिल जाएगा। गेटिंग पॉइंट? तो ईच एंड एवरी विलेज हैज़ इट्स ओन पोटेंशियल, ईच एंड एवरी लोकेलिटी हैज़ इट्स ओन पोटेंशियल। जैसे कहीं अगर हमको उड़ीसा के किसी गांव के लिए प्लानिंग करनी हो, झारखंड के किसी एरिया के लिए प्लानिंग कर ली हो जहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है वो राजस्थान का जो विलेज है वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स से अलग होगा। केरला का जो विलेज है वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स से अलग होगा। केरला में अगर मैं कन्विंस करूं कि आप कोकोनट से बने हुए चीज़ों को यूज़ करें और उसके बेस पर आप इंडस्ट्रीज को डेवलप करें तो ज़्यादा सूटेबल होगा। राजस्थान में कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की बात कही जाएगी और झारखंड या उड़ीसा के गाँव में एक अलग तरह के प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की बात कही जाएगी। आर गेटिंग पॉइंट? तो ये बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटीज़, उसको हम टैप करें, उसको हम यूटिलाइज़ करें। गवर्नमेंट को उस तरह की फंडिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को उस तरह के स्किल के लिए स्किल सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। गेटिंग पॉइंट? और हर काम की सफलता के लिए आगे हम और भी चर्चा करेंगे। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, उसकी हम चर्चा और आगे करेंगे। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ including construction of village roads and feeder roads to nearby highways, facilities for agriculture resources, extension and information dissemination. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप शरीर को ध्यान दो। ऑनलाइन वाले बच्चे, अर्जुन मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, तो ये बच्चा मेरा है ना तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है, तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। आरुषि भी करती है, आयुषी भी करती है, तान्या, ये सब बच्चे भी करते हैं। और हिमांशु, हाँ, स्नेहा आती नहीं है। स्नेहा ऐसी तो नहीं है बेटा, स्नेहा नहीं है, ऐसी तो नहीं है। आयुष, अब मैं ऑनलाइन में ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पाता हूँ, इसमें जब स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना तो पता नहीं चलता। अब जैसे 2 सिस्टम से ज्वाइन किया हूँ तब तो थोड़ा पता चल जाता है, और फिर बोलने के क्रम में जब फ्लो में आ जाता हूँ तो फिर मैं भूल ही जाता हूँ कहाँ हूँ। तो चलिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आप अपने शरीर को ध्यान दो। हमारा शरीर सर्वाइव कर रहा है इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बेस पर। अगर आप इसमें से वेंस हटा दो तो शरीर कोलैप्स हो जाएगा। इस वेंस, नर्व्स एंड वेंस है, वो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है। सड़कें जो हैं हमारे पूरे सिस्टम में, रेलवे का नेटवर्क हो, रोडवेज का नेटवर्क हो, वाटरवेज उतना डेवलप नहीं हुआ लेकिन वाटरवेज का नेटवर्क हो, ये सारा हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में नर्व्स एंड वेन्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर रही हैं ब्लड्स को, ये पॉइंट। उसी तरह हमारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क, ये हमारे पूरे इकोनॉमी के सिस्टम को बूस्ट कर रहे हैं, उसको आगे ले जा रहे हैं। Are you getting point? Getting point? Boost is the secret of our energy and boost is the secret of nation's development. ठीक है? Are you getting point? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का मतलब यहाँ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? स्नेहा रावत, हाँ कुछ और बोलना चाहती है? हाँ, ये स्नेहा रावत की बात चलते हैं बेटा, कुछ शेयर करो बेटा, योर एक्सपर्ट ओपिनियन। सर ये कह रही थी ये बॉर्नवीटा पीती है। क्या होती है?
सर ये कह रही थी ये बोनवीटा पीती है तैयारी जीत की। ओके, बॉर्नवीटा पीते हैं। और देख रहे हो अर्जुन, ये देखो ये ऑफलाइन वाले बच्चे बॉर्नवीटा पी के आगे बढ़ रहे हैं, तुम लोग तो बूस्ट वाले हो ना। चलो ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल मेजर्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट in the living conditions of the weaker sections of the population, emphasizing access to the productive employment opportunities. Special measures for elevation of poverty. एक बिग पुश करने की ज़रूरत है पॉवर्टी एलिवेशंस के लिए, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशंस के लिए एक बिग पुश करने की ज़रूरत है। देखो कई तरीके से हो सकता है। अगर हम देखें, अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो बचपन से ही शुरू होता है। सरकार ने मिड डे मील स्कीम शुरू की। ये बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। अमिताभ बच्चन की मूवी गेटिंग पॉइंट। तो जो बच्चे पुअर है, हाँ, पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, भारत की गरीबी से हिमांशु बहुत निराश है। सर पर हाथ क्यों रखे हो बेटा, ठीक बेटो, है ना, है ना। ऐसे मतलब लग रहा था कि मतलब मेरी बातें इसके दिल में बहुत गहरे बैठ गई हैं और ये सोचने के लिए मजबूर हो रहा है कि आखिर इस गरीबी को कैसे दूर करें। मुझे कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही थी, एनी पॉइंट ना, मतलब एक बड़ा ही दुख का वातावरण बन गया था इसके चेहरे पर, ठीक है। तो ठीक है, तो जो भी हो, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ठीक है। तो देखो पॉवर्टी एलिवेशंस के लिए हमको बहुत ही रूट लेवल से हमको प्रयास करने के लिए, तो ड्रॉप आउट को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि देखो अगर घर में अगर 4 लोगों का खाना बनता है और घर में अगर 3 लोगों का ही खाना बनाना पड़े तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, खराब होगी। 4 लोगों के ऊपर जो खर्चा आता उसकी जगह 3 लोगों का खर्चा हो तो घर की स्थिति अच्छी होगी ना। और जानते हो बच्चे बड़ों से ज़्यादा खाते हैं, वो बार बार खाते हैं, उनको बार बार भूख लगती है, वो ज़्यादा दौड़ते हैं, कूदते हैं, उनको भूख लगती है, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, समझ रहे मेरी बात। तो ये अगर सरकार उनके मिड डे मील की व्यवस्था कर रही है, कॉन्सेप्ट देखो कितना प्यारा था, वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाया, कितना सक्सेसफुल हो पाया, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि मिड डे मील स्कीम में वो बच्चे जो, जैसे मेरी सिस्टर हैं, खुद टीचर हैं स्टेट गवर्नमेंट में, और जब हार्वेस्टिंग का जो सीज़न होता है तो बताती है कि बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं आते हैं। कारण क्या है? पता चला आप लोग वेल टू डू फैमिली से है बेटा, इसलिए मैं कहता हूँ, कभी कभी मैं आपको बार बार कहता हूँ काउंसलिंग दैट इज़ मोर नेसेसरी फॉर यू पीपुल, क्योंकि आप लोग ने वो समस्याओं को देखा ही नहीं है, आप सेंसिटिव ही नहीं है। आप कभी गलियों में जाके देखें, तब आपको सोचने के लिए खुद सोचना चाहिए कि क्या स्थिति है। हम लोग मेट्रो में जब चलते हैं ना तो लगती है दुनिया ऐसी है, लेकिन जब मेट्रो से बाहर निकलो ना और दुनिया बाहर निकलो तो यहाँ वहाँ वो जगह मतलब देखने की इच्छा नहीं करती है। आर्गेनिक, और उसमें भी लोग रहते हैं, उसमें भी रहने वाले लोग रहते हैं, समझ रहे हो। तो मिड डे मील स्कीम का जो कॉन्सेप्ट देखो कि सरकार ने ये सोचा कि ये जो बच्चे जो है हार्वेस्टिंग का जो सीज़न होता है उसमें ये बच्चे पेरेंट्स के पास जाएंगे और काम करते हैं, पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं क्यों स्कूल का उनको मतलब ही नहीं समझ में आता। अरे पहले तो हम काम करेंगे, खेती करेंगे, खेत में पानी डालेंगे, पौधा आएगा, उसको फ्रूट मिलेगा, उसको सेल करेंगे, कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ देखने में समझ में आ रहा है, हाँ, आर्गेनिक पॉइंट। लेकिन अब स्कूल जाएंगे क्या समझ में आ रहा है, उसका रिजल्ट कब आएगा। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिजल्ट 10 साल 15 साल 20 साल बाद ही तो दोगे आप, आर्गेनिक पॉइंट। और वो उसको कौन समझ पा रहा है? जो एजुकेटेड लोग हैं वही इसको समझ पा रहे हैं, हाँ, या जिसको अनएजुकेटेड है लेकिन उसको विजन है अपने और भविष्य के लिए विजन है, दैट दे आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या तो कमी है ना, बोलो भाई। तो सरकार ने एक व्यवस्था की कि ऐसे बच्चों को स्कूल बुलाया जाए, स्कूल में ही उनको खाना मिले, खाना खाएं और वहाँ टीचर पकड़ के पढ़ा दें, आर्गेनिक पॉइंट, समझ रहे हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट था मिड डे मील। इसी तरह अंत्योदय अन्न योजना नाम लिया जा सकता है। ऐसे ही रोजगार देने की बात हो, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, बहुत सारी स्कीम्स, पॉइंट। तो
इस तरह की जो स्कीम्स हैं सरकार की, ये डायरेक्ट अप्रोच कर रही है एम्प्लॉयमेंट देने का। मनरेगा, जिसमें आप कह रही थी मनरेगा, तो मनरेगा जैसी स्कीम्स है, तो उसमें डायरेक्ट हमको अप्रोच मिल रहा है किसका? एम्प्लॉयमेंट का। जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो आदमी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। जो महिलाएं, अगर महिलाओं की स्थिति को बदलना है तो महिलाओं को प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। ये समझ लो, जिस घर में जो अर्न करता है, इसे कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। गेट पॉइंट? कहा जाता है ना, हमारे यहाँ कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये कहावत ऐसे नहीं बनी है, अनुभव के आधार पर हमारे पूर्वजों ने कहावतें बनाई। तो अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न करना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर कीमत पर ही एम्प्लॉयमेंट लो, लेकिन मेरा मानना है बाय एंड लार्ज कि अगर आप प्रोडक्टिव हैं, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग हैं कि अपने फैमिली को चलाने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्रिएटिव बने हुए हैं। IAS तक लोगों को मेरे पास एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने जॉब को छोड़ दिया बच्चों की खातिर। तो वो एक अलग विषय है। यहाँ पर जिस बात की मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोडक्टिव हैं तो आपकी वैल्यूज़ बढ़ेगी। आप अगर प्रोडक्टिव हैं तो वैल्यूज़ बढ़ेगी। इसलिए एम्प्लॉयमेंट देने का काम सरकार को करना चाहिए। लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए इनिशिएटिव खुद लेना चाहिए, अपने आप को सिद्ध करना चाहिए, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का फ़ायदा मिल सके। पॉइंट। तो रूरल डेवलपमेंट के जो ये एस्पेक्ट थे, की इशूज़ इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इस जितनी बातें हमने चर्चा की, अगर आप देखोगे आगे जाके तो इसमें हमने लगभग 70% बातों को चर्चा कर लिया। कहीं ना कहीं कोई भी टॉपिक पढ़ोगे उसमें ये जितनी बातें हमने चर्चा की उसका एलोबरेशन मिलेगा, उसकी चर्चा मिलेगी। आगे पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? हाँ, क्रेडिट मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हुआ? 1-2 मिनट बचा, ठीक है। तो क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो ROC जरा पढ़ेंगे बेटा, बुक किसके पास है? हाँ, यस, पढ़ो बेटा, पढ़ो। क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। Importance of credit in rural development. First, growth of rural economy depends primarily on infusion of capital from time to time to realize higher productivity in agriculture and non-agriculture sectors. As the time gestation between crop sowing and realization of income after production is quite long, farmers borrow from various sources to meet their initial investment on seeds, fertilizers, implements, and other family expenses of marriage, death, religious ceremonies, etc. Sources of rural credit in India. At the time of independence, moneylenders and traders exploited small and marginal farmers and landless laborers by lending to them on high interest rates and by manipulating the accounts to keep them in debt trap. A major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of rural credit. Later, the National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, was set up in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all institutions involved in the rural financing system. The Green Revolution was a harbinger of major changes in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of rural credit towards production-oriented lending. The institutional structure of rural banking today consists of a set of multi-agency institutions, namely commercial banks, regional rural banks, RRBs, cooperatives and land development banks. They are expected to dispense adequate credit at a cheaper rates. ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। किसी भी बिजनेस को अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, किसी भी काम को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो मान के चलना पड़ेगा कि आपको उसमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम चूँकि वी आर सेंटर्ड हियर फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो गांव के विकास के लिए हमको किस तरह के चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है।
गांव का अगर विकास करना है तो हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। गांव में जनरली क्या है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमको फार्म एक्टिविटीज़ के जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनपुट्स हैं, उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे फार्मर्स हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। ज़्यादातर किसान क्या है, वो मार्जिनलाइज्ड है, मतलब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, उनके पास हो सकता है कि लैंड भी कम हो, थोड़ा हो, तो उनके लिए एक बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि वो कैसे वो एग्रीकल्चर के आउटपुट को बढ़ाएं, कैसे वो एग्रीकल्चर करें। अगर वो मानसून पे डिपेंडेंसी है, मानसून ख़राब हो गया तो जो भी बीज बोया था वो भी बीज चला गया। वो यहाँ तक सोचने के लिए मजबूर हो जाता है गांव का किसान कि कम से कम ये बीज नहीं डाला होता तो वो बीज कुछ काम आया था, कुछ खाने के लिए कुछ मिल, करेक्ट ना, ठीक है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको जो फार्मिंग के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको हम रिबेट दें, उस पर छूट दें, कभी हमको फ्री भी देना पड़े तो वो भी देने का हम प्रयास करें। आर्गेटिव पॉइंट, ठीक है। अब उसके लिए मल्टी एजेंसी सिस्टम की बात आपने किया, तो 1969 में हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक चेंज आया, और इस चेंज की वजह भी यही थी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को, हम गवर्नमेंट सेक्टर को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। और 1969 को अगर याद रखना है तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स, भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आप सुन रहे हो, लिख नहीं रहे हो, यू शुड नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स। ऐसे नहीं होता पढ़ाई, हम बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, प्रवचन चल रहा है, महाराजा बोल रहे हैं, शिष्य सुन रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, यू शुड नोट डाउन। जैसे मैंने एक अभी वर्ड बोला 1969, ये कितना क्रूशियल है, किसी भी कॉम्पिटिशन में जाओगे रिलेवेंट है आपके लिए, NDA CDS कोई भी कॉम्पिटिशन करोगे तो 1969 में हमारा क्या हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। बाद में 1980 में भी हुआ, 14 बैंकों का 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड 1969 में। इसको याद रखना है, 100 साल पहले महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, पॉइंट जोड़ लो। इसको कहते हैं सेंस ऑफ एसोसिएशन, मेमोरी पावर को शार्प करने के लिए इस तरह का जोड़ना जरूरी है, पॉइंट। तो 1969 में जब ये परिवर्तन आया तो किसानों को बड़ी मात्रा में लोन देने की व्यवस्था की गई, किसानों को बड़ी मात्रा में उनके पास बैंकिंग सिस्टम की रीच पहुंची, रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना हुई, कोऑपरेटिव मूवमेंट में और तेज़ी आई, ठीक है। नाबार्ड जैसे बैंक इस्टेब्लिश किए गए। जैसे अगर बैंकिंग सिस्टम में अगर देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम के एपेक्स बॉडी क्या है, RBI, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना कब हुई थी, IUC इस्टेब्लिशमेंट। RBI वॉज एस्टैब्लिश ऑन विच ईयर, RBI वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, पढ़ा चुका हूँ, वीडियो बनाया हुआ मैंने। आयुषी, नंदिनी, सॉरी, तान्या, ऋतिका, आरुषि, हंस भट्ट, गणेश, प्रिंस, हाँ तुम लोग बोलो बेटा, ऑनलाइन वाले 45 या 38। RBI was established in which year? Take help of the Google Baba. 1955 में SBI की स्थापना हुई थी। ओरिएंटल बैंक कल पहले कहा था, बोलो जल्दी बोलो। प्रिंस नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा? अंश तिवारी ना, आयुष तिवारी, ओके ओके, हाँ बोलिए। हिमांशु, नोबडी, आयुषी बोलो। ग्रेट पंच दूंगा मैं, नहीं बोलेगी तो जाओ ना, ग्रेट पंच दूंगा, ठीक है। तुम्हारे बच्चों को अच्छा बोलना है। चलो, 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, 1935, ठीक है। बाकी सब जितने शेड्यूल बैंक हैं 1934 के एक्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 1935 में RBI की स्थापना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 को याद रखना है। तो इंडिया में जो एशियन गेम्स हुआ था 82 में हुआ था दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर वॉज इंदिरा गांधी। देखो जीके भी आपका देखते रहो, अलग से जीके पढ़ेगी, कोचिंग में पढ़ेगी, हाँ पैसा देगी, हाँ मुझे क्रिप्टो करेंसी दे देना, है ना, कुछ बन जाएगी। चलो ठीक, थैंक यू बेटा।